Hello, my dear students. Once again, you are Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And today is the concluding part of the chapter, The Rise of Nationalism in Europe. As you are familiar, we have uploaded the 6 videos. Okay, uploaded the 6 videos and 6 part of this chapter, and today we are going to conclude this chapter. Let's begin without wasting time. So we are going to start with the strange case of Britain. Okay, I am not here revising the last videos which we have discussed, but in very brief I want to tell you, in previous video we have discussed about the Italian and German unification. Now we are moving towards the Britain, which was the superpower at the time. जैसे अब USA है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एट दैट टाइम ब्रिटेन, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पे आई है. ओके, मेजर पावर थी, और इसके बाद इन्होंने पूरे वर्ल्ड में किस तरह से अपनी इकोनॉमी को या इंपीरियलिज्म को स्प्रेड किया है, दिस वी विल डिस्कस. ओके, सो इनकी स्टोरी भी बिल्कुल स्ट्रेंज है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई एकदम से कुछ ऐसा नहीं. स्लोली स्टेडली वर्क चलता रहा है. अर्लियर देयर वाज अ रूल ऑफ किंग, ओके, मोनार्की, aristocracy, but with the passage of time, as the time was changing, and monarch himself see so many powers, काफी powers उन्होंने छोड़ दी. 13th century से, 1215 से, मैग्ना कार्टा से. ओके, अब उन्होंने अपनी पावर छोड़नी शुरू कर दी है, अपने आप ही पार्लियामेंट को देनी शुरू की है. ओके, पार्लियामेंट मोर पावरफुल होती रही है. वहां पे राइट्स के लिए कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई. बट अबाउट नेशंस state and ethnic composition, that was quite complicated in Britain. Britain जो था वो रिजल्ट था लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे. इंग्लिश, वेल्श, स्टॉक, आयरिश, ये अलग अलग थे एथनिक कंपोजिशन आइल्स के अंदर. ठीक है, ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वन. एथनिक कंपोजिशन में अलग अलग इनकी अपनी अपनी, they have their own culture, own language, own identity. Okay, collectiveness not. Okay, but Britisher they worked very smartly, we can say. How, I will discuss in the next part. वहां पे मोनार्की का तो चलो कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई. ओके, कोई वहां पे रिवोल्ट नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ. दैट्स वाई glorious revolution is called. Okay, glorious revolution हुई है, that is in 1688. The British Parliament gave up its many power, बहुत सी पावर दे दी है पार्लियामेंट को, इसलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं 1688 की. क्योंकि किंग ने, मोनार्क ने, अरिस्टोक्रेसी ने अपने आप ही कॉमन पीपल की फेवर में, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज 1789, तो उससे भी पहले ब्रिटेन में काफी मॉडर्नाइजेशन और काफी जो हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है. कॉमन पीपल को राइट, कॉमन पीपल की गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया है. पार्लियामेंट को पावर दे दी है. ओके, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको 1688. बट यहाँ पे तो कोई ब्लड शेड नहीं हुई, कोई फोर्सफुली काम नहीं हुआ है, अपने आप ही ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के थ्रू हुआ है. नो ब्लड शेड. बट दूसरी तरफ से ये हुआ है एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये पास हुआ है. इसमें क्या किया है, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपना पार्ट बना लिया. स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, दो ब्रिटेन के पास ये सेपरेट नेशन, वी कैन से सेपरेट स्टेट, उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी थी, अपनी सेपरेट लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन. ओके, दे वर नॉट द सेम, और अपने आप को वो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखना चाहते थे. बट
इंग्लैंड ने बहुत स्मार्टली काम किया है और 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन पास करके स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया और इंग्लैंड का नेम चेंज होके हो गया द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड होगी उसके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया और इंग्लैंड का नाम चेंज कर दिया यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन उसका नाम। बट जैसे ही स्कॉटलैंड को अपना हिस्सा बनाया इंग्लैंड ने और द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम रखा, तो बड़ा स्मार्टली काम, बड़ा सिस्टमेटिकली एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी को, उनकी कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने सप्रेस करना शुरू कर दिया है और अपनी डोमिनेशन, अपना रोब, अपना दबदबा, ओके, ये स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, सप्रेस कर दिया सिस्टमेटिकली सब कुछ। और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट को बहुत ज्यादा इनकरेज किया गया, प्रोटेस्टेंट को आगे लेके आए और कैथोलिक्स को, you are very much familiar that Christian have two groups, two sects, that is Catholics and Protestant। ग्रेट ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड में क्या किया, प्रोटेस्टेंट को इनकरेज किया और कैथोलिक्स को सप्रेस किया और इनका सप्रेशन या रिसेशन जो है, रिप्रेशन जो है, टेरेबल हद तक कि ये कुछ ना कर सके, ओके। और इस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की गई, यहां तक कि उनको उनकी लैंग्वेज से भी, चर्च वगैरह को वहां पे बिल्कुल खत्म किया, उनकी अपनी लैंग्वेज जो थी, ठीक है, कैथोलिक्स की गैलिक लैंग्वेज, वो भी उनको मना किया गया, फॉरबिडन टू स्पीक, अपनी लैंग्वेज बोलने से भी मना किया गया है और बहुत ज्यादा इनके ऊपर टॉर्चर और दबदबा, रोब अपना रखा गया और अपने कंट्रोल में कर लिया, ओके। देन नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड के भी साथ सेम मिसफॉर्चून हुआ और आयरलैंड ऑल्सो सफर्ड with the same fate in the hands of the England, and which became as a Great Britain, the United Kingdom of Great Britain। आयरलैंड के साथ भी अब आगे यही होना जा रहा है, कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा दिया गया और कैथोलिक्स को सप्रेस किया गया जैसे स्कॉटलैंड में था। बट कैथोलिक्स रिवोल्ट, कैथोलिक ने रिवोल्ट किया तो कैथोलिक्स के रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया गया है और रिवोल्ट जो था वो, उनको कौन था लीडर, वॉल्फे टोन, ये जो था, और उसके मेन थे आयरिश मैन, ये थे 1798 में इन्होंने रिवोल्ट किया और उसको सप्रेस कर दिया गया, फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड, सप्रेस कर दिया गया रिवोल्ट को और फोर्सफुली, जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना दिया गया 1801 में। किसको, आयरलैंड को। पहले इंग्लैंड ने किसको अपना कंट्री का पार्ट बना लिया, स्कॉटलैंड को। अब किसको बनाया है, आयरलैंड को। स्कॉटलैंड को कब अपना पार्ट बना लिया, 1707। कौन से एक्ट से, द एक्ट ऑफ यूनियन, स्कॉटलैंड को अपना पार्ट बना लिया। अब आयरलैंड को बनाया, कब बनाया है, 1801 में। आयरलैंड को फोर्सफुली, ओके, बल को, पावर का यूज करके आयरलैंड को भी अपना हिस्सा बना दिया गया है और जो ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से, सॉरी, सिंबल्स थे, वही स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर फोर्स किए गए हैं कि वही उनको अपना सिंबल्स मानेंगे। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन जो है ब्रिटिश फ्लैग, ठीक है, उनका फ्लैग भी खत्म कर दिया। जो आयरलैंड का, स्कॉटलैंड का अपना फ्लैग था वो भी खत्म है। किसका फ्लैग चलेगा, ब्रिटिश फ्लैग। और ये जो है यूनियन जैक और नेशनल एंथम भी ब्रिटेन का चलेगा, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये चलेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, स्कॉटिश लैंग्वेज भी खत्म होगी, आयरिश भी खत्म होगी और इनकी जो अपनी थी लैंग्वेज वो भी उनको, गैलिक लैंग्वेज है
वो भी बिल्कुल मना कर दिया गया, नहीं बोला जाएगा। ये ग्रेट ब्रिटेन ने किया है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ, फोर्सफुली उनको अपना हिस्सा बनाया गया। बाकी तो यूरोप में हमने देखा है कि किस तरह से यूनाइटेड हुआ है, अपनी कंट्री को बनाया, बट यहाँ पे आयरलैंड और स्कॉटलैंड अपना कंट्री नहीं बना पाए, इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया और द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बन गया, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स विजुअलाइजिंग द नेशन। बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक आई वांट टू से, बिफोर इंडिपेंडेंस आपने देखा होगा कि हम अपनी कंट्री को भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, एक माँ की, एक लेडी के रूप में भारत माता, उसकी पूजा करते थे, उसको चीन में जकड़ा हुआ दिखाया, गुलाम है, अपनी भारत माँ को आजाद करना है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग इन यूरोप ऑल्सो। ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी एक लेडी के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे जर्मन यूनिफिकेशन में हो, या दूसरे नेशन स्टेट में यही किया गया है। उन्होंने अपने नेशन आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। कंट्रीमैन जो है ये पर्सन है, और नेशन जो है उनको पोर्ट्रे किया एक फीमेल फिगर की तरह। आई हैव टोल्ड यू कि अपने कंट्री का देखो, जब व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो हम आजादी के लड़ रहे थे, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर आवर फ्रीडम, ठीक है, एट दैट टाइम वी वर प्रेजेंटिंग आवर कंट्री एज अ भारत माता, लेडी फिगर के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, चीन में है, ठीक है, और we have to get them free। so इसी तरह से यूरोप में था, और फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ये अलॉगरी ऑफ द नेशन थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऐसे हुआ 18th सेंचुरी में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, तो वहां पे भी एक लेडी के रूप में प्रेजेंट किया गया, रेड कैप को आजादी का सिंबल माना गया, और कभी चीन में जकड़े हुए दिखाया गया, और फिर हम लोग कोर्ट में देखते हैं ना कि एक लेडी है, उसने विंग स्केल पकड़े हुए हैं, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, वो पकड़ी और ब्लाइंड फोल्डेड है, ब्लैक पट्टी बांधी हुई है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्टार्ट हुए थे कि लेडी है और वो ब्लाइंड फोल्डेड है, ओके, एंड विंग स्केल उसके हाथों में है, इस तरह से दिस पिक्चर्स वर पेंटेड, और पेंटर एंड आर्टिस्ट, और ये बड़ी पॉपुलर हुई है उस टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, कि हमने अपने जो नेशन है उसको आजाद करवाना है अपने राइट के लिए। सिमिलर जैसे इंडियन कह रहे थे कि हमने अपनी भारत माँ को आजाद करवाना है, इंडिपेंडेंट, सिमिलर लाइक दैट ये था उनका। और 19th सेंचुरी में कैरेस्टाइन मेरियन के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये तो 18th सेंचुरी में थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इस तरह से प्रेजेंट किया। फिर 19th सेंचुरी में कैरेस्टाइन मैरियन के रूप में एक लेडी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जिसने रेड कैप डाली है, ट्राई कलर कॉक और एक स्टैच्यू के रूप में, ठीक है, जो ब्लाइंड फोल्डेड है, स्टैच्यू और वेइंग मशीन है, इस तरह से, सॉरी स्केल्स है, उसके तराजू है उसके हाथों में, इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से एरिस्टोक्रेसी, नोबल और चर्च जो है मिस यूज कर रहे हैं पावर का, और हमारी माँ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, इसको हमने दूर करना है, ठीक है, और आजाद लिबर्टी इक्वालिटी एंड रिपब्लिक के रूप में प्रेजेंट किया गया है, ओके, लिबर्टी एंड रिपब्लिक मेनली, कि ये एरिस्टोक्रेसी और जो चर्च का रूल है इसको खत्म करके एक लिबर्टी, इक्वालिटी और रिपब्लिक सेट करनी है, ऐसे एक लेडी फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। इसी तरह से जर्मन यूनिफिकेशन में भी उसको प्रेजेंट किया गया है, जर्मेनिया, ओके, और इन्होंने क्राउन डाला हुआ है ऑक लीव्स का, ओके, ऑक लीव्स जो है वो जर्मन में जो है हीरोइज्म के रूप में स्टैंड, मतलब सिंबल है, एक ऑक लीव्स जो है वो सिंबल है हीरोइज्म का, इसलिए एक लेडी पोर्ट्रे की गई है जर्मेनिया, और उसने क्राउन पहना हुआ है ऑक लीव्स का,
पत्तों का ये प्रेजेंट किया गया एट दैट टाइम। अपने नेशन को इस तरह से पर्सोनिफाइड किया गया है, उसका सौंदर्य हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट किया गया कि हमारी धरती माँ जैसे भारत माँ बहुत सुंदर है, बट गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, दुखी है, हमने आजाद करना है, इसका दुख दूर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम कंपेयरिंग विद इंडियन ओके कंडेंस की भारत माँ को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वैसे ही ये यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में किया गया है। देन मूविंग टूवर्ड द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यू आर फेमिलियर कि इसके बाद जो है 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू होगी। सबसे पहले इंग्लैंड में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और जिन्होंने भी इंडस्ट्री लगाई वो बहुत ज्यादा रिच थे, ओके पावरफुल पर्सन थे, इसलिए यहाँ पे भी ब्रिटेन में भी पावर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, पैसे का बहुत ज्यादा, मनी एंड पावर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और बाकियों को सप्रेस किया जा रहा था इंग्लैंड में। यही इंग्लैंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पावर और मनी का इन्फ्लुएंस यूज करके उन्होंने क्या किया, मनी पावर यूज करके स्कॉटलैंड और आयरिश जो थे उनके ऊपर, स्टेट्स के ऊपर एकदम से अपना कंट्रोल कर लिया, और अपनी ही इंग्लिश लैंग्वेज, अपना ही ब्रिटिश फ्लैग और अपना ही ब्रिटिश एंथम चलाया। और इसी तरह से ब्रिटेन ने पावर और मनी को यूज करके पूरी दुनिया को किस तरह से गुलाम की बनाया, यू आर फेमिलियर, ओके। सो बिफोर दैट वी वांट टू डिस्कस कि आफ्टर 1871 जो यूरोप में था एक बाल्कन अंपायर, बहुत बड़ा था। आज ये एथनिक कंपोजिशन इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सो मच वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थी बाल्कन अंपायर में, ओके। आज के जो मॉडर्न टाइम के हैं, प्रेजेंट टाइम के, आई वाज से रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, सर्बिया एंड मोंटेगो, ये सारे के सारे जो थे सेल्व्स, ओके नोन, और ये सारे के सारे बाल्कन अंपायर का पार्ट थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, बाल्कन अंपायर जो था इसका बहुत बड़ा पार्ट ओटोमन अंपायर के भी अंडर था। बाल्कन अंपायर अब रशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये पावरफुल नेशन जो थे ये सारे के सारे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे और अपने अपने हिस्से में इसको लेना चाहते थे, ओके आपने अपनी पावर यूज करके अपने अपने शेयरिंग। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुई, सर्ब्स आपको पता ही है, और किस तरह से ये जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और इतना ज्यादा ये पावर को यूज कर रहे थे रशिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब के पावर। पहले तो इंटरनल वॉर्स होती रही, फिर भी नहीं तो फिर यूरोपियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू आर फेमिलियर, 1914 टू 1918 चली थी। ये इन्हीं पावरफुल नेशन का दबदबा, रोब, एक दूसरे से दूसरे की पावर कम हो जाए और अपनी पावर ज्यादा हो, दिखाने के चक्कर में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 टू 1918। अपना रोब, अपना दबदबा, अपनी डोमिनेंस, ओके जिसको हम लोग कहते हैं, इस वजह से हुई। अब इसके बाद ठीक है, यू आर फेमिलियर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई तो उसके बाद ये सारे यूरोपियन नेशन जो थे वो रिच और पावरफुल कॉन्टिनेंट, अभी भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो दैट इज रिच एंड पावरफुल कॉन्टिनेंट। बट एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितने भी पुअर कंट्रीज थे स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपनी कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी समझते हैं ना, ये मेरी कॉलोनी है, इस तरह से इन्होंने आपस में डिवाइड किया और कब्जा किया, ओके। आपकी बुक में बड़ा अच्छा पिक्चर दिया गया है, वन पिक्चर इज शोन इन योर चैप्टर, कि किस तरह से ब्रिटिश डोमिनेंस शो किया गया है पूरा, और ऐसे लेके बैठे हैं अपने ब्रिटिश क्राउन। सो ये अमीर कंट्री जो थे, जितने भी इम्पेरियलिस्ट पावर्स जो थी, ये
पुअर कंट्रीज के रिसोर्सेस को, इंडिया के कंटेस्ट में आपको पता ही है किस तरह से रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे, और किस तरह से बुरा हाल किया गुलाम, ओके, पावर्टी के एक्सप्लॉइट करते करते उनको पावर्टी के कगार में ले आए। अभी तक एशिया और लैटिन अमेरिका के तो काफी संभल गए, बट अफ्रीकन नेशन अभी भी बैकवर्डनेस की एरिया में है, अभी भी बैकवर्ड है ड्यू टू ओके इम्पेरियलिस्ट पावर। अभी भी उनको मिस यूज कर रहे हैं। बट अब जो थी 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एंटी इंपीरियलिस्ट मतलब ये पावरफुल साम्राज्यवाद जिसको हम लोग कहते हैं, रिच कंट्रीज के खिलाफ जो है एक मूवमेंट अपने कंट्री को आजाद करने के लिए, जैसे इंडिया में चली है, ओके क्योंकि अब ये जो थे पीपल अवेयर हो गए थे एंड दे वांटेड देयर कंट्री टू बी अ फ्री, दे वांट फ्रीडम। अब वो चाहते हैं आजादियों में, ओके दे वांटेड क्या, फ्रीडम, आजादी। हमारे अपने कॉन्टेस्ट में देख लो, इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस नेशनलिज्म इन इंडिया in detail. That's why I'm not discussing here in detail regarding the anti-imperialist movements. Okay, with this we come to the end of the chapter, the rise of the nationalism in Europe. Okay, I have tried my best, I have tried to explain the chapter in a best way, step by step. I have discussed each and everything, but still you have any problem, send me your problem in comment section, and in next video I will try to upload the CBSE board, important CBSE board question. Okay, that's all from your Aradhna ma'am. But before leaving, I want to again remind you, please subscribe, like and share my channel to all. And if you want any topic, okay, please check my playlist for that. You must, that will facilitate your problem. Okay, that's all from your Aradhna ma'am.